आज हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो दुनिया भर में पेरेंट्स, टीचर्स और शायद हम सभी के मन में है। क्या स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने हमारे बच्चों के बचपन को हमेशा के लिए बदल दिया है? शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से। 2.3 गुना। 2010 से 2022 के बीच अमेरिका में टीनेज लड़कियों में जो मेजर डिप्रेशन के केसेस हैं, उनमें इतनी बड़ी बढ़त देखी गई है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, एक तरह का भूकंपीय बदलाव है जो हमें एक बहुत गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। और वो सवाल ये है, आखिर 2012 के आसपास ही क्यों पूरी दुनिया में नौजवानों के बीच में मेंटल इलनेस की एक महामारी सी शुरू हो गई? यही वो पहेली है जिसे सोशल साइकोलॉजिस्ट जॉनथन हाइड ने अपनी किताब द एंग्शियस जनरेशन में सुलझाने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं और क्या सबूत पेश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हम किसी धीमी रफ्तार से बदलते ट्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं। हाइट का मानना है कि ये एक तेज, अचानक आई गिरावट थी, जैसे कोई चट्टान से नीचे गिर गया हो और इसने एक पूरी की पूरी पीढ़ी को अपनी चपेट में ले लिया। ये एक ऐसी घटना है जिसका कोई तो कारण होना चाहिए। तो उनकी मेन दलील ये है, बचपन में एक ग्रेट रीवायरिंग हुई। हम एक प्ले बेस्ड मॉडल से, जहां बच्चे खुद से रिस्क लेना सीखते थे, बातचीत करते थे, मजबूत बनते थे, एक फोन बेस्ड मॉडल में शिफ्ट हो गए। मतलब खेल के मैदान की जगह अब इंस्टाग्राम फीड ने ले ली। इस स्लाइड में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये बदलाव कितनी तेजी से हुआ। सिर्फ 5 सालों के अंदर फ्लिप फोन की जगह स्मार्टफोन आ गए, फ्रंट फेसिंग कैमरों ने हमें एक परफॉर्मेंस कल्चर में धकेल दिया और सोशल मीडिया अब सिर्फ दोस्तों से जुड़ने का जरिया नहीं रहा, बल्कि एक एल्गोरिदम से चलने वाली अटेंशन मशीन बन गया। बचपन का पूरा ढांचा ही बदल गया। तो इस बदलाव के पीछे की थ्योरी क्या है? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये साइकोलॉजी के एक बहुत गहरे प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। एंटी फ्रेजिलिटी, बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है ये। सोचिए, जैसे एक पेड़ को मजबूत बनने के लिए हवा के थप्पड़ों की जरूरत होती है ना, ठीक उसी तरह बच्चों के दिमाग को भी मजबूत बनने के लिए छोटे मोटे फेलियर्स, सोशल रिस्क्स और बिना किसी की निगरानी के खेलने कूदने की जरूरत होती है। हाइट का मानना है कि सेफ्टिज्म, मतलब बच्चों को हर छोटे बड़े खतरे से बचाने की जो धुन सवार हो गई है, उसने बच्चों से वो सारे अनुभव छीन लिए जो उन्हें मजबूत बनाते हैं। और ये 4 नुकसान इस पूरी रीवायरिंग की जड़ में हैं। सोशल डेप्रिवेशन, क्योंकि ऑनलाइन बातचीत असल दुनिया के कनेक्शन की जगह नहीं ले सकती। स्लीप डेप्रिवेशन, क्योंकि स्क्रीन हमारे दिमाग को जगाए रखती है। अटेंशन फ्रैगमेंटेशन, क्योंकि लगातार नोटिफिकेशंस हमें गहराई से सोचने ही नहीं देते। और एडिक्शन, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स हमें बांधे रखने के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। अब ये जो रीवायरिंग हुई है, इसने सब पर एक जैसा असर नहीं किया। हाइट डेटा में एक बहुत बड़ा जेंडर गैप दिखाते हैं। इससे पता चलता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग तरीकों से इसका शिकार हो रहे हैं। जरा इन नंबर्स को देखिए। बढ़त तो लड़के लड़कियों दोनों में ही जबरदस्त है, लेकिन हाइट कहते हैं कि लड़कियां कोयले की खदान में कनारी पक्षी की तरह थीं। मतलब उन्होंने सबसे पहले और सबसे गंभीर रूप से खतरे के संकेत दिए, खासकर सोशल मीडिया के विजुअल और तुलना करने वाले दबावों की वजह से। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि लड़कियों पर इसका असर अलग होता है और लड़कों पर अलग। लड़कियां अक्सर सोशल कंपैरिजन और परफेक्शनिज्म के जाल में फंस जाती हैं, जो इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खूब फलता फूलता है। वहीं दूसरी तरफ लड़के अक्सर असल दुनिया से खुद को दूर कर लेते हैं, एक ऐसी दुनिया से जहां उन्हें अब मास्टरी और रिस्क लेने के मौके नहीं मिलते, और फिर वो वीडियो गेम्स और पोर्नोग्राफी की वर्चुअल दुनिया में चले जाते हैं। जाहिर है हाइट की इस थ्योरी की आलोचना भी हुई है। इस पर एक बड़ी एकेडमिक बहस चल रही है और ये समझना भी जरूरी है कि जो लोग उनकी बात से सहमत नहीं हैं, वो क्या कहते हैं। ये इस आलोचना का सार है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एंड्रू प्रिस्बिल्स्की जैसे क्रिटिक्स का कहना है कि हाइट कमजोर सबूतों के आधार पर एक तरह का मॉरल पैनिक फैला रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिछली पीढ़ियों ने रॉक म्यूजिक या टेलीविजन को लेकर चिंता जताई थी। तो इन आलोचकों के तर्क क्या हैं? वो कहते हैं कि हाइट सिर्फ कोरिलेशन दिखा रहे हैं, कॉजेशन नहीं। यानी वो ये तो बता रहे हैं कि दो चीजें एक साथ हो रही हैं, पर ये साबित नहीं कर रहे कि एक की वजह से दूसरी हो रही है। उनका ये भी कहना है कि सोशल मीडिया का असर असल में बहुत छोटा है और हम आर्थिक अस्थिरता या क्लाइमेट चेंज की चिंता जैसे दूसरे बड़े फैक्टर्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो युवाओं की मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकते हैं।
और हाइडेट इसका क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं कि ठीक है, हो सकता है कि एक व्यक्ति पर असर छोटा दिखे, पर जब आप इसे पूरी पीढ़ी पर लागू करते हैं तो इसका असर बहुत बड़ा हो जाता है। वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ कोरिलेशन नहीं दिखाया है, बल्कि 7 अलग-अलग तरह के सबूतों को एक साथ लाकर अपनी बात रखी है। और सबसे बड़ा सवाल वो ये पूछते हैं, अगर स्मार्टफोन वजह नहीं है, तो फिर कोई और थ्योरी ये क्यों नहीं बता पाती कि ठीक 2012 के आसपास ही पूरी दुनिया में ये गिरावट अचानक क्यों आई? थ्योरी और बहस से आगे बढ़कर ये पूरा आंदोलन अब असल दुनिया में एक्शन और पॉलिसी में बदलाव ला रहा है। तो इसका समाधान कैसा दिखता है? हाइट 4 ठोस समाधान सुझाते हैं, 4 नए नियम जिन्हें समाज अपना सकता है। पहला, हाई स्कूल से पहले कोई स्मार्टफोन नहीं। दूसरा, 16 साल से पहले कोई सोशल मीडिया नहीं। तीसरा, स्कूलों को फोन फ्री जोन बनाया जाए। और सबसे ज़रूरी, बच्चों को असल दुनिया में ज़्यादा आज़ादी, खेलकूद और जिम्मेदारी दी जाए। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं हैं। दुनिया भर के देश इन आइडियाज़ को अब कानून में बदल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया सोशल मीडिया के लिए उम्र बढ़ा रहे हैं। कैलिफोर्निया और स्वीडन जैसी जगहें स्कूलों में फ़ोन बैन कर रही हैं। ये अब एक ग्लोबल मूवमेंट बन रहा है। ये एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। स्कूलों से ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि जब फ़ोन हट जाते हैं तो सोशल एनर्जी वापस आ जाती है। बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, वो खेलते हैं, गलियारों में फिर से हंसी मजाक की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। ये इन नीतियों का ज़मीनी असर दिखाता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं, क्या ये सब एक पीढ़ी की मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए एक ज़रूरी कदम है, या फिर हम बस टेक्नोलॉजी के खिलाफ एक और मॉरल पैनिक का शिकार हो रहे हैं? सबूत दोनों तरफ हैं, पर एक बात तो साफ है, इंसानियत ने अपने बच्चों पर अब तक का सबसे बड़ा अनकंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया है, और अब हम सब उसके नतीजों से जूझ रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट अभी भी जारी है।